नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं ऐसा ना हो आप वीडियो को स्किप कर दें और आप जब एग्जाम देकर आएँ तो आप नोटिस करें कि काश यह वीडियो देख लिया होता तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाते। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग सैंधव सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि यह सबसे पहले पहचाना गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने कराई थी? इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसके निर्देशन पर यह खुदाई कराई गई थी, तो सर जॉन मार्शल, तब राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगर आपसे प्रश्न होता है कि किसके निर्देशन पर यह खुदाई हुई, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पे हुई थी। और खुदाई किसने कराई थी? तो दयाराम साहनी जी ने। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज से किसका नाम जुड़ा है? इसका राइट आंसर है आर.डी. बनर्जी, यानी पूरा नाम इनका क्या है? राखाल दास बनर्जी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एक नाम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अक्सर ऑप्शन में रख दिया जाता है, वह नाम है राखाल दास घोष। और आर.डी. बनर्जी का भी अगर पूरा नाम लिखकर आ जाता है तो उनका नाम है राखाल दास बनर्जी। तो आप याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी थे वो जिनका नाम मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिहाज से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो स्थित था वह रावी नदी के किनारे स्थित था। और अगर मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आंसर देंगे सिंधु नदी, वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और अगर हड़प्पा से रिलेटेड पूछा जाता है तो यह रावी नदी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल किस समय को माना जाता है? इसका राइट आंसर है 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका परिपक्व काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो यह मुख्य रूप से कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान क्या मानी जाती है? इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी पहचान थी वह थी नगर नियोजन, यानी अत्यधिक विकसित यहाँ पे नगर पाए गए थे और जल निकास प्रणाली भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नगर नियोजन। सबसे बड़ी पहचान सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन थी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को बिना स्किप किए जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज के लिए इंक बुक से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पाई नगरों में सड़कें सामान्यतः कैसी थीं? आप नोटिस कर पा रहे होंगे इमेजेस में, ये जो सड़क हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, यानी समकोण पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो हड़प्पाई नगरों में जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगरों की नालियां कैसी थीं? हड़प्पाई नगरों की जो नालियां थी वह
पक्की ईंटों से ढकी हुई और व्यवस्थित रूप में थीं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार मुख्यतः किससे जुड़ा माना जाता है? यह जो विशाल स्नानागार पाया गया, यह मुख्य रूप से धार्मिक और अनुष्ठानिक स्नान से संबंधित माना जाता है। विशाल स्नानागार किस स्थल से मिला है? यह जो स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो से मिला था। इसका राइट आंसर बी होगा। हड़प्पाई नगर सामान्यतः किन दो भागों में बटे होते थे? हड़प्पाई जो नगर होते थे वह सामान्यतः किन दो भागों में बटे होते थे, यह पूछा गया है आपसे। पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग आपका दुर्ग क्षेत्र से रिलेटेड था और जो पूर्वी भाग था वह निचले नगर से रिलेटेड था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्ग क्षेत्र व निचला नगर। हड़प्पाई ईंटों का सामान्यतः अनुपात क्या था? हड़प्पाई ईंटें जो पाई गई उसका जो सामान्य अनुपात है वह कितना था, यह पूछा गया आपसे। तो 4:2:1 इसका अनुपात था। हड़प्पाई लिपि के बारे में सही कथन क्या है? पूरी तरह पढ़ ली गई है, अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी, केवल संस्कृत में है या केवल तमिल में है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यह लिपि जो है अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पाई मोहरें सामान्यतः किस पत्थर की बनी मिलती हैं? तो यह जो मोहरें हैं यह मुख्यतः स्टेटाइट की बनी हुई मिलती हैं, जिसे हिंदी में हम लोग सेल खड़ी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई मोहरों पर प्रायः क्या बना होता था? हड़प्पाई मोहरों पर प्रायः आपको पशु की आकृति और लिपि चिन्ह देखने को मिलते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, लिपि चिन्ह और पशु की आकृति आपको देखने को मिल रही होगी। तो हड़प्पाई मोहरों पर प्रायः क्या बना होता था? पशु आकृति और लिपि चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई मोहरों में सबसे प्रसिद्ध पशु आकृति कौन सी थी? यानी जो ये मोहरें होती थीं उसमें जो सबसे प्रसिद्ध पशु की आकृति थी वह कौन सी थी? तो सबसे प्रसिद्ध पशु की आकृति थी यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न यानी एक श्रृंगी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसकी आकृति सबसे प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति किस स्थल से मिली है? यह जो मूर्ति है यह किस स्थल से मिली है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थल से संबंधित है? पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वह मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पशुपति मोहर किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न, पशुपति मोहर किस स्थल से मिली मानी जाती है? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के लिए इंक बुक से जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये रहने वाले हैं और आगे भी हम लोग कई ऐसे एमसीक्यूज़ लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। लोथल से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अवशेष मिला है? इसका राइट आंसर है डॉकयार्ड, जिसे हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, गोदीबाड़ा भी कहते हैं। लोथल को किस रूप में भी जाना जाता है? लोथल को हम लोग बंदरगाह नगर के नाम से भी जानते हैं और लोथल जो है
यह मिनी हड़प्पा के नाम से भी फेमस है। अगर लोथल से रिलेटेड पूछा जाता है कि इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह जो साइट है यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हुए हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा किस नदी क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित माना जाता है। यह इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी जो है ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर यह स्थित है। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर गुजरात होगा। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस चीज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यह जल प्रबंधन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धौलावीरा का संबंध किस क्षेत्र से है? धौलावीरा का संबंध मुख्य रूप से कच्छ क्षेत्र से है। और यह कहाँ पर है, किस राज्य में है? यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा को किसने खोजा ऐसा माना जाता है? तो धौलावीरा को जेपी जोशी यानी जगतपति जोशी ने खोजा है, ऐसा माना जाता है। धौलावीरा में नगर विभाजन कितने भागों में देखा जाता है? धौलावीरा में जो नगर विभाजन है वह मुख्य रूप से 3 भाग में देखा जाता है। और वह किन 3 भागों में विभाजित है? तो पहला भाग है सिटाडेल यानी कि दुर्ग, और दूसरा मध्यनगर, तीसरा निचला नगर। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल किसे माना जाता है? भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह राखीगढ़ी को माना जाता है। तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चनहूदड़ो किस देश में स्थित है? यह जो फेमस साइट है पाकिस्तान देश में स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है चनहूदड़ो किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, चनहूदड़ो की सबसे खास पहचान क्या मानी जाती है? तो इसकी जो सबसे खास पहचान है वह है बिना दुर्ग वाला स्थल, यानी यह एक ऐसा स्थल है जहां कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया। अगला प्रश्न, चनहूदड़ो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? चनहूदड़ो मुख्य रूप से मन के निर्माण यानी मन का निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज में। अगला प्रश्न, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो फेमस साइट है वह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा से किस पशु के अवशेष का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है? एक तरीके से प्रश्न यह भी है कि सुरकोटदा में किस पशु के अवशेष मिले हैं, या किस पशु के अवशेष का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी छोर किस स्थल को माना जाता है? सुतका गेंडोर को माना जाता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर किस स्थल को माना जाता है? अब आपसे पूर्व डायरेक्शन का पूछ लिया गया क्वेश्चन की पूर्वी छोर है वह किस स्थल को माना जाता है? तो
तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर किस स्थल को माना जाता है? उत्तरी छोर मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी के पास स्थित है। तो मांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर किस स्थल को माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर दाइमाबाद को माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दाइमाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दाइमाबाद किस राज्य से संबंधित है? दाइमाबाद महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, मांडा किस क्षेत्र से संबंधित हड़प्पाई स्थल है? इसका राइट आंसर है जम्मू क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो इस सभ्यता का जो प्रमुख आर्थिक आधार था वह था कृषि और व्यापार। हड़प्पाई लोग मुख्यतः कौन सी फसलें उगाते थे? तो इसका राइट आंसर है गेहूं और जौ। हड़प्पाई लोग जो थे वह मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। कपास के प्रयोग के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? कपास के लिए मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। आप इमेज में देख रहे होंगे किस तरीके से कपास का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न, धान चावल के अवशेष से संबंधित हड़प्पाई स्थल कौन सा माना जाता है? धान और चावल के अवशेष से संबंधित जो हड़प्पाई स्थल है वह है लोथल। इसके साथ रंगपुर भी इसके लिए जाना जाता है। रंगपुर भी धान और चावल के अवशेष से संबंधित हड़प्पाई स्थल के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई व्यापार में किस प्रणाली का प्रयोग होता था? हड़प्पाई व्यापार में मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। हड़प्पाई सभ्यता का मेसोपोटामिया में कौन सा नाम मिलता है? हड़प्पाई सभ्यता का मेसोपोटामिया में मेलुहा नाम मिलता है। यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हा कर लीजिएगा, मेलुहा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं माने जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह लोहा धातु से परिचित नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न, कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो यह मुख्य रूप से तांबा और टिन धातु का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई औजारों में किस धातु का प्रयोग अधिक मिलता है? हड़प्पाई जो औजार हैं उनमें मुख्य रूप से तांबे धातु का प्रयोग सबसे अधिक पाया गया है, तो इसका राइट आंसर तांबा होगा। हड़प्पाई लोग किस प्रकार के माप तौल के लिए प्रसिद्ध थे? यानी हड़प्पाई जो लोग थे वह माप तौल किस तरीके से किया करते थे, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे किया गया है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मानकीकृत बाँट और माप। हड़प्पाई जो लोग थे वह मानकीकृत बाँट और माप का यूज़ माप तौल के लिए किया करते थे। हड़प्पाई बाँटों की प्रणाली में कौन सी संख्या महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका राइट आंसर है 16। हड़प्पाई बाँटों प्रणाली में 16 संख्या महत्वपूर्ण मानी जाती है। हड़प्पाई समाज की जानकारी हमें मुख्य रूप से किससे मिलती है? हड़प्पाई समाज की जो जानकारी है वह हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। इसका राइट आंसर पुरातात्विक अवशेषों हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बड़े मंदिर और राजमहल के बारे में कौन सी बात सही है?
कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में बड़े मंदिर हों या राजमहल हों, उनसे रिलेटेड कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक विश्वास का प्रमुख प्रतीक क्या माना जाता है? हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक विश्वास का प्रमुख प्रतीक मातृ देवी को माना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोग किस वृक्ष की पूजा से संबंधित माने जाते हैं? तो हड़प्पाई लोग जो थे वह मुख्य रूप से पीपल की पूजा किया करते थे। किस वृक्ष की? पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे, यह इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हड़प्पाई कला में किस पशु की आकृति प्रमुख रूप से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बैल। बैल की आकृति हड़प्पाई कला में मुख्य रूप से मिलती है। अगर ऑप्शन में यूनिकॉर्न आता है तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मोहरों पर कौन सा पशु सामान्यता नहीं माना जाता? हाथी पाया गया है, गैंडा पाया गया है, बाघ भी पाया गया है, तो इनमें से मुख्य रूप से गाय नहीं पाई गई है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोग किस जानवर को पालतू रखते थे? जो हड़प्पाई लोग थे वह पशुओं को भी पाला करते थे, उसमें से मुख्य रूप से कुत्ता को पालतू रूप में रखते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई बैलगाड़ी के प्रमाण मुख्यतः किससे मिलते हैं? तो इसके प्रमाण मुख्यतः मिट्टी के खिलौनों से मिलते हैं। हड़प्पाई बच्चों के खिलौने सामान्यतः किससे बने मिलते हैं? तो हड़प्पाई बच्चों के जो खिलौने थे वह सामान्यतः टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बने पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई घरों में किस प्रकार की व्यवस्था मिलती है? हड़प्पाई घरों में मुख्य रूप से स्नान घर और नालियाँ वेल मेंटेन मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगरों में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पाई नगरों में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वह बहुत विकसित रूप में थी। हड़प्पाई नगरों में कुएं किस लिए महत्वपूर्ण थे? तो यह कुएं मुख्य रूप से जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। हड़प्पाई नगरों में घर सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? हड़प्पाई नगरों में मुख्य रूप से जो घर थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में अन्नागार का उपयोग किस लिए था? हड़प्पाई सभ्यता में मुख्य रूप से जो अन्नागार था उसका उपयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पा से किस प्रकार के अन्नागार का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा में जो अन्नागार का प्रमाण मिला है वह मुख्य रूप से 2 कतारों वाले अन्नागार का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 कतारों वाले अन्नागार हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला माना जाता है। हड़प्पाई सभ्यता का प्रमुख चरित्र कैसा था? मीन्स हड़प्पाई सभ्यता थी वह किस तरीके की सभ्यता थी? वह शहरी थी, ग्रामीण थी, कैसी सभ्यता थी? इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो हड़प्पाई सभ्यता का जो प्रमुख चरित्र था वह शहरी था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को भारत की कौन सी शहरी संस्कृति कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को भारत की पहली शहरी संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो यह सभ्यता मुख्य रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की मानी जाती है? तो इस सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक मानी जाती है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
इस लिपि को पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें द्विभाषी अभिलेख का अभाव पाया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी यही है कि इसमें द्विभाषी अभिलेख का अभाव पाया गया है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई मोहरों का उपयोग मुख्य रूप से किससे जोड़ा जाता है? हड़प्पाई मोहरों का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार और पहचान से जोड़ा जाता है। हड़प्पाई सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इस सभ्यता में मनके बनाने का जो प्रमुख केंद्र था वह था चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोथल जो कि गुजरात की एक फेमस साइट है में किस उद्योग कार्य का प्रमाण मिलता है? तो लोथल में मनका निर्माण का प्रमाण पाया गया है। इसका राइट आंसर मनका निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के लोग किस समुद्री व्यापार से जुड़े थे? तो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई स्थल रोपड़ किस नदी से संबंधित है? हड़प्पाई स्थल रोपड़ जो है वह मुख्य रूप से सतलज नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? तो यह वर्तमान में पंजाब से संबंधित है और यह पंजाब भारत, यहाँ पंजाब भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान के पंजाब की बात नहीं हो रही है। ये भी ध्यान दीजिएगा, यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न जो हैं वह पाकिस्तान से रिलेटेड भी हैं। अगला प्रश्न, कोटदीजी किस प्रकार का स्थल माना जाता है? तो यह जो स्थल है यह पूर्व हड़प्पाई स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, मेहरगढ़ को सामान्यतः किससे जोड़ा जाता है? तो मेहरगढ़ को सामान्यतः नवपाषाण यानी पूर्व हड़प्पाई पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के पतन का कारण निश्चित रूप से क्या माना जाता है? तो हड़प्पाई सभ्यता का जो पतन का कारण था वह पूरी तरह से निश्चित अभी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़ा एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन से जुड़ा जो प्रमुख कारण है वह जलवायु परिवर्तन और नदी मार्ग बदलाव माना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई संस्कृति के पतन के बाद किस चरण की बात होती है? हड़प्पाई संस्कृति के पतन के बाद मुख्य रूप से उत्तर हड़प्पा चरण यानी लेट हड़प्पन फेज की बात होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर हड़प्पा चरण यानी लेट हड़प्पन फेज। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में शहरी जीवन का मुख्य प्रमाण क्या है? हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी जीवन का मुख्य प्रमाण था वह था नियोजित सड़कें और नालियाँ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में किस चीज़ का अभाव माना जाता है? तो हड़प्पाई सभ्यता में मुख्य रूप से लोहे के व्यापक प्रयोग का अभाव देखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लोहे के व्यापक प्रयोग का अभाव होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता की सबसे बड़ी नगरीय विशेषता कौन सी थी? इस सभ्यता की सबसे बड़ी नगरीय विशेषता ग्रिड प्रणाली और ड्रेनेज सिस्टम था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हड़प्पाई स्थल बनावली से किसका प्रमाण जोड़ा जाता है? हड़प्पाई स्थल बनावली से मुख्य रूप से जौ और मनके का प्रमाण पाया गया है। तो जौ और मनके इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पाई सभ्यता में जल प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण किस स्थल से मिलता है? हड़प्पाई सभ्यता में जल प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण धौलावीरा से मिलता है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगरों में बाजार और व्यापार का संकेत किससे मिलता है? इसका संकेत मुख्य रूप से बांट, मोहरे और मनके से मिलता है। अगला प्रश्न और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रश्नों में सबसे अधिक कौन सा पैटर्न पूछा जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो है, लेकिन
किस तरीके से, कि पैटर्न से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम में जो सिंधु घाटी से सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो वह किस तरीके से आएंगे, जिससे आप सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को अगर पढ़ें तो किस तरीके से कवर अप करें, यह प्रश्न यही दर्शाएगा। तो इसमें प्रश्न किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रश्नों में सबसे अधिक कौन सा पैटर्न पूछा जाता है। ये एक तरीके से बेसिक क्वेश्चंस के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो यह जो पैटर्न है वह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्थल और उनसे मिली वस्तुओं से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें तो आप स्थल और वहाँ पर मिली वस्तुओं से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं, जो भी हैं वस्तुएं जो मिली, प्रमाण जो भी मिले, उनसे रिलेटेड आप पॉइंट पे ध्यान देंगे, उनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। दोस्तों ये थे आज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए यह वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।